Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss about the Rutherford's model of structure of atom for class 9. बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नंबर ऑफ मॉडल्स रखे गए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो जो कमिंग मॉडल्स थे वो पहले वाले मॉडल के कंपैरिजन में कुछ ना कुछ बेटर, कुछ नया लेकर आ रहे थे। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की बजाय कुछ और ज़्यादा नए कंसेप्ट्स थे उनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया। तो आज हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, क्या ऑब्जर्वेशन आई उसको, उस एक्सपेरिमेंट को जब हमने किया, क्या कंक्लूज़न निकाला हमने उस ऑब्जर्वेशन से, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके। रदरफोर्ड इन 1911 conducted an experiment in that he bombarded a thin foil of heavy metal. उन्होंने गोल्ड मेटल की फॉइल ली। अब क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में ये आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया इन्होंने, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और मेटल की मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है। तो वेरी थिन शीट हम गोल्ड मेटल की बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर गोल्ड मेटल को लिया है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। उस गोल्ड फॉइल को हमने स्ट्राइक करवाया बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम का जब हम आयन बना देते हैं, ठीक है, और डबली चार्ज का मतलब +2 चार्ज होगा उसके पास, यानी कि हीलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो उसके पास +2 यानी कि 2 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसे हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल, और उसका मास हीलियम एटम के बराबर होता है, यानी कि 4 यूनिट्स मास, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स को जब हमने स्ट्राइक करवाया तो ये जिस स्क्रीन से स्ट्राइक करेंगी वहाँ पर इन्होंने फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस किया। अच्छा, ये ऑब्टेन कैसे होती है? दीज वर ऑब्टेन फ्रॉम रेडियम, ठीक है। रेडियम एक एलिमेंट होता है दैट इज प्लेस्ड इन द कैविटी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ लेड। लेड से एक ब्लॉक बनाया, उस ब्लॉक के कैविटी में हमने रेडियम को पुट कर दिया, और जब अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर हुए तो हमने सामने एक स्लिट रख दिया। स्लिट होता है कि किसी लार्ज सरफेस में एक छोटा सा पोर होता है ना, छेद होता है, उसे हम स्लिट कहते हैं। जैसे सपोज करो एक कार्डबोर्ड है और उसमें अगर हम पेंसिल से एक छेद कर दें, दैट इज कॉल्ड एज स्लिट। इस तरह का अज्यूम कर सकते हो तुम। और उस स्लिट की वजह से जो भी अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होकर प्रोड्यूस हो रहे थे वो एक फाइन बीम में कन्वर्ट हो गए। बीम मतलब एक सीधी रेखा, फाइन पतली सी सीधी रेखा में कन्वर्ट हो गए। ही सिर्फ हमने उनका क्या किया, उनको बीम की फॉर्म में फॉर्म किया है। ही observed scattering of alpha rays after hitting the foil by placing a circular zinc sulfide screen around the metal foil. foil से जो भी अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे उनको ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर फॉर्म की जिंक सल्फाइड स्क्रीन को रख दिया। जब भी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड स्क्रीन को स्ट्राइक करते तो वहाँ पर एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता, ठीक है। आगे हम डायग्राम देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, लेड से बना हुआ एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक में एक कैविटी है, कैविटी में रेडियम रखा हुआ है। रेडियम अल्फा पार्टिकल्स को डिके कर रहा था, क्योंकि रेडियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और वो अल्फा पार्टिकल्स को डिके करता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। वो अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल से स्ट्राइक करेंगे स्लिट पोर के थ्रू, वो फाइन बीम में कन्वर्ट होंगे, और जैसे ही वो फाइन बीम्स
स्लिट से बाहर निकलकर स्ट्राइक करेगी जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे, तो वहाँ पर फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गई। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। लेट्स सी द डायग्राम। ये देखो बेटा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो कलरलेस वाइट है दैट इज़ रेडिएशन का सोर्स है, जो हमने रेडियम लिया है। रेड कलर में अल्फा पार्टिकल बीम शो किया है, दिस इज़ द गोल्ड फॉयल, एंड दिस ग्रीन is zinc sulfide screen that is also called as fluorescent screen। fluorescent screen क्या होती है? जो फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जिस पे स्ट्राइक करने के बाद फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो। फ्लैश ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज फ्लोरिसेंस। तो ये फ्लोरिसेंस स्क्रीन है, एंड वी कैन सी कि जहाँ जहाँ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रहा है सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। ओके बेटा, यू कैन सी बोथ द मॉडल्स। थॉमसन मॉडल दिया है लेफ्ट हैंड साइड में, रदरफोर्ड मॉडल दिया है राइट हैंड साइड में। तुम देख सकते हो कि जो थॉमसन मॉडल है उसमें अल्फा रेज की पोजीशन क्या रही होगी? अगर हम थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग लेते हैं, उन्होंने कहा था ना कि रेड पल्प वाटरमेलन का सारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक सीड्स है दैट आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स इन दैट। तो ऐसा रहा होगा उनके केस में कि जो अल्फा रेज डिफ्लेक्ट कर रही थी डायरेक्ट, ठीक है, वो होंगी और वो उस स्पेस से पास कर गई और किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराई। सेकंड केस देखो, रदरफोर्ड मॉडल वाला, इसमें तीन तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अल्फा रेज को। एक ऐसी हैं जो डायरेक्ट पास कर रही हैं, वो स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही हैं। कुछ अल्फा रेज ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर एंगल पे डिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है, और कुछ क्या है? डिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। जैसे उन्होंने मूव किया, किसी चीज़ से स्ट्राइक किया और वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर गई। तो तीन तरह की अल्फा रेज ऑब्जर्व की गई, यानी कि जब अल्फा रेज को स्ट्राइक किया गया एटम पे तो 3 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास आई। समवर पासिंग थ्रू द एटम, ठीक है, समवर डिफ्लेक्टिंग बैक एट देयर ओन वे, ठीक है, एंड समवर डिफ्लेक्टेड एट अ पर्टिकुलर एंगल। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसको। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% अल्फा पार्टिकल ऐसे थे दे डिड पास थ्रू द फॉयल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। सम अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड ऑफ एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, ऑब्जर्व्ड एट द स्क्रीन ऑफ द डिटेक्टर। वेरी फ्यू ऐसे थे, ओनली 1 in 12,000 मान लो, दे इवन बाउंस्ड बैकवर्ड आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉयल, दैट इज थ्रू एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि 3 तरह के ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आती हैं। तो इस तरह से थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल में अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइक को हम कंपेयर कर सकते हैं। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन से हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाले? देखो, जो ऑलमोस्ट 99% पास कर रहे थे थ्रू द एटम, उसका मतलब क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, तभी तो वो पास कर पा रहे हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब वहाँ पे कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट है। सेकेंड पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम देयर पाथ। ये इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में दैट ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, उस लिटिल स्पेस से डिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं कुछ पार्टिकल्स।
थर्ड पॉइंट जो था कि वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, उसका क्या मतलब है? अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय वेरी लार्ज एंगल्स। ये इंडिकेट करता है कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर स्पेस इनसाइड द एटम। ओके, इस डायग्राम में आप देख सकते हो अल्फा रेज इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कुछ अल्फा रेज डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कुछ एंगल पे, कुछ रिवर्स बैक कर रहे हैं, बैक डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, कुछ नो डिफ्लेक्शन यानी कि सीधा पास कर रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिली, उसके बेस पे हमने कंक्लूजन निकाला, वो तीनों पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इस मॉडल से हमें कौन कौन से न्यू पॉइंट्स पता चले, यानी कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ये मॉडल हमें देता है ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन। तो ये सबसे पहले बताता है कि किसी भी एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पाथ का क्या मतलब है, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज का या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट का क्या मतलब है? ठीक है, it means the space around the nucleus in which the electrons are distributed, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकेंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि द एंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, hence protons must be present in the nucleus and this accounts for the presence of positive charge inside the nucleus। तो एक तरह से रदरफोर्ड मॉडल की वजह से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुआ कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज लोकेटेड है, और वो पॉजिटिव चार्ज किस वजह से है? प्रोटॉन्स की वजह से। इसका मतलब न्यूक्लियस क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? प्रोटॉन। तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। थर्ड पॉइंट है, इट एक्सप्लेन्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, यानी कि अगर न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन, रदरफोर्ड सजेस्टेड दैट इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट स्टेशनरी, यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और वो रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में, सर्कुलर पाथ्स में, दैट आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आई थिंक तुम्हें पता होगा कि सपोज करो एक पर्सन है और उसने अपने हाथ में एक स्ट्रिंग से पत्थर बांधा हुआ है, उसको हम घुमाते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, पढ़ा होगा। दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम्स इनटू प्ले विच बैलेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच। दैट इज वाई दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेनेटरी इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि मॉडल जो है इसको सोलर सिस्टम के इक्वल माना गया है कि न्यूक्लियस तो सन की तरह है और इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव करते हैं? प्लैनेट्स की तरह। अब देखते हैं कि इस मॉडल के, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या कमियां रही इस मॉडल में। फर्स्ट वन इज रदरफोर्ड प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कुछ फिक्स्ड पाथ हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स।
लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं एंड हेंस एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड एमिट electromagnetic radiations. This radiation would carry the energy कैसे from the motion of the electron which would come at the cost of shrinking of orbits. इसकी वजह से और अगर अट्रैक्शन लगेगा तो ऑर्बिट्स क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे और अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन्स वुड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस. लेकिन कैलकुलेशंस हैव शोन दैट एज पर द रदरफोर्ड मॉडल एन इलेक्ट्रॉन वुड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस इन लेस देन 10⁻⁻8 सेकेंड. So, Rutherford model was not in accordance with the Maxwell's theory and could not explain the stability of atom. यानी कि रदरफोर्ड मॉडल ने स्ट्रक्चर के बारे में तो बताया लेकिन एटम की स्टेबिलिटी के बारे में वो नहीं बता पाए. सेकेंड पॉइंट है कि रदरफोर्ड मॉडल वॉज ऑल्सो दैट ही डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन्होंने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं इनसाइड द एटम, इस चीज़ को वो नहीं बता पाए. ठीक है, तो दैट वॉज द सेकेंड ड्रॉबैक. अब ये जो डायग्राम तुम्हारे सामने अपीयर हो रहा है ये फर्स्ट ड्रॉबैक का डायग्राम है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो फाइनली एक स्पीड कम होते होते ऐसा पॉइंट आएगा कि इलेक्ट्रॉन्स विल कोलैप्स टू द न्यूक्लियस, यानी कि घूम के वापस आके न्यूक्लियस के पास गिरेंगे. ठीक है, तो दीज वर द टू ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल.